हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपके पास जो कुल मिलाकर काम आते हैं वो कितने आते हैं। कुल मिलाकर इसमें तीन काम आते हैं। एक काम कौन सा आता है, किसी भी सवाल में कौन सा काम आता है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को निकालने के हमारे पास या तो ये गिवन होगी, अगर गिवन होगी तो अच्छी बात है, गिवन है तो ओके, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लो इसे कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इसके लिए हमें अपने पास सबसे पहले कौन सा मेथड लगाना चाहिए? हमें सबसे पहले नेट पेमेंट्स मेथड लगाना चाहिए। पेमेंट मेथड लगाने के लिए आपको देखना है कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या दे रहे हैं का मतलब है प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, क्या एंड कितना। ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यस। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, अगर जवाब है यस तो पेमेंट मेथड लग सकता है। पर यदि क्या दे रहे हैं में कह रहा है कैश और कैश मिसिंग है, या दे रहे हैं इक्विटी शेयर पर कितने दे रहे हैं, मिसिंग है, तो आप उम्मीद कर लें अगर कोई भी चीज आप इसमें कहते हैं अवेलेबल नहीं है, इक्विटी को कैश कितना दे रहे हो, मिसिंग है, इक्विटी को इक्विटी शेयर कितने दे रहे हो, मिसिंग है, प्रेफरेंस को क्या दे रहे हो, मिसिंग है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे में आपको अपने पास नेट एसेट्स मेथड लगाना पड़ेगा। वहां पर आपको नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो हम एक फॉर्मेट रखते हैं, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट, जिसमें हम लिखेंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन इक्विटी शेयर। कई बार इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी दिया जाता है। वैसे फॉर्म क्या कोई भी हो सकता है, आप प्रेफरेंस को इक्विटी भी दे सकते हो, प्रेफरेंस को कैश भी दे सकते हो, ऐसे ही किसी को कुछ भी दे सकते हो। आमतौर पे इसमें हमको एक स्वैप रेशियो चाहिए होती है। स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, किसके बदले में कितने शेयर, मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इनटू जो भी एट लिखा हुआ है। एट हमारे पास क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू हो सकती है, पेड अप वैल्यू हो सकती है, या पार वैल्यू हो सकती है। अगर क्वेश्चन वाला अपनी ही आपको एट वैल्यू बता रहा है तो आप उसी वैल्यू को लेकर के काम करेंगे। मैंने आपसे कहा कि कई बार क्वेश्चन में स्वैप रेशियो दी होती है, स्वैप रेशियो इज गिवन, लेकिन कई बार स्वैप रेशियो मिसिंग होती है। बट इंस्टेड वो हमें क्या दे देता है, वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू दे देता है। वो क्या दे देता है हमको, इंट्रिंसिक वैल्यू दे देता है। अगर क्वेश्चन वाला आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दे देता है तो ऐसी स्थिति में उन सवालों को कैसे किया जाता है? ऐसे सवालों को करने के लिए आपको अपने पास क्या करना चाहिए? मैंने कहा ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी से। और ये क्या बन जाता है, फटाफट से बताओ, ये क्या बन जाता है? ये नेट एसेट्स वैल्यू बन जाती है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, आप उससे अपने पास काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको कहे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके ही करो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमेशा इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। हम लेते हैं इसमें सन्ड्री एसेट्स एट मार्केट वैल्यू माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू, और माइनस क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पे कर रहे हैं एट पेबल वैल्यू, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, विद द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या मिल जाती है मुझको, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब मेरे सवाल में नेट पेमेंट मेथड के ये वाले सवाल हो सकते हैं जिसके अंदर हमको ये काम करना पड़ता है। नेट एसेट्स मेथड में हम जब देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होने चाहिए, ये टेकन ओवर वाले होने चाहिए। किस वैल्यू पर लेना है आपने, ये एट एग्रीड वैल्यू लेना है। मुझे ये बताओ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो आपको पता है कि क्या होते हैं। टेकन ओवर के लिए क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है,
कई बार वो क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको देखना पड़ता है। क्वेश्चन साइलेंट होता है और वो कहता है हमने इस एसेट को बेच दिया, व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन साइलेंट है बट कहता है हमने इस एसेट या लायबिलिटी को बेच दिया या पे कर दिया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है बट एसेट सोल्ड, का मतलब है नॉट टेकन ओवर। इसका मतलब है नॉट टेकन ओवर, क्योंकि आपने बेच दिया तो टेक ओवर थोड़ी ना होगा। अच्छा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है और वो कहता है ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऑल आइटम्स हैव बीन टेकन ओवर। स्टिल कोई रट्टा लग सकता है इसमें कि आपको सबको मिला जुला के पढ़ना पड़ता है, आपको सब बातों को मिला जुला के पढ़ना पड़ता है कि कहीं कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। वो एक जगह कह रहा है बिजनेस एब्जॉर्ब्ड है, एक जगह कह रहा है बेच दिया है, तो हम कहेंगे अच्छा ऊपर तो लिखा है टेकन ओवर है पर नीचे लिखा है बेच दिया, तो बेच दिया है। ओके, तो हमको मिला जुला के उसका इंटरप्रेट करना पड़ता है। देयरफॉर कोई रट्टा इसमें काम नहीं करता है। एग्रीड वैल्यू, क्वेश्चन आपको बता देता है, नहीं तो आप इसके अंदर क्या कर देते हो, आप इसके अंदर बुक वैल्यू ले लेते हो। आप इसे किस पर ले लेते हो? बुक वैल्यू। यहां पर आकर एक इशू आता था डिबेंचर्स के अंदर कि डिबेंचर्स को आपने जो लेना है वो एग्रीड वैल्यू क्या है? मुझे बताओ उसकी एग्रीड वैल्यू क्या थी? एग्रीड वैल्यू थी जो देना है। अब यहां पर भी अंग्रेजी की प्रॉब्लम आ रही थी। जो देना है वो कैसे ढूंढेंगे? तो उसमें ना आपको हिसाब लगाना पड़ता था। क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करता था? वो बोलता था कि हमने इसको प्रीमियम पे रिडीम किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या प्रीमियम ऑन इशू। तो आपको लैंग्वेज में समझना पड़ता है कि भाई साहब ये क्या है। वो अंग्रेजी की प्रॉब्लम है। हालांकि हमने अब इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मुझे उम्मीद है अब आप उसको समझ पा रहे होते हैं कि इसके अंदर इसका मतलब क्या है। इसमें एक इंस्टीट्यूट में एक अजीब सी बात आती है, कई बार उसकी लैंग्वेज में एक इशू आ जाता है, इशू इन क्वेश्चन, कि उसमें पता नहीं चलता कि प्रीमियम ऑन इशू है या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ये हमें पता नहीं चलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज में आकर कि भाई इसके अंदर वो क्या कह रहा है। तो आईसीआई इसके अंदर दोनों ऑप्शंस को करेक्ट मानता है कि भाई ठीक है, ऐसे कर लोगे तो भी ठीक है, वैसे कर लोगे तो भी ठीक है। बस इतने ही पॉइंट थे इन रिलेशन टू योर परचेज कंसिडरेशन। पीसी में संबंधित मुद्दे इतने ही थे। फिर हमने कहा कि बुक्स बनानी पड़ती हैं किसकी? ऑफ न्यू कंपनी। क्या बनानी पड़ती हैं? बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। यहां आकर मैंने आपसे कहा कई बार आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन होती है वो बासी होती है। तो मुझे बताओ अगर वो बैलेंस शीट बासी है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले मुझे उसे अपडेट करना पड़ता है। तो प्लीज क्या करें? उसको अपडेट करें। अपडेट आप कैसे करेंगे? आप जर्नल एंट्रीज को ड्राफ्ट करें, क्या नई बैलेंस शीट बनाएं, क्या और लिखा है कि एंड लिखा है? और अगर आप दोनों भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तब भी हो जाएगा। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने आपको कहा था इसको अवॉइड करना। इसमें हमने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी कि इसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री थी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर विद द अमाउंट ऑफ पीसी। ये एंट्री कौन से दिन होती है? जिस दिन एक्चुअल में टेक ओवर होता है। जिस दिन एक्चुअल में टेक ओवर होता है उस दिन एंट्री होती है। क्या जिस दिन टेक ओवर होता है उसी दिन आपको एसेट्स मिल जाते हैं? उस दिन नहीं मिलते हैं। एसेट आपको हो सकता है 2 4 5 10 दिन महीने बाद मिले। देयरफॉर इस एंट्री के अलावा हमें एक और एंट्री जब आपको एसेट्स मिलते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। नमन इसमें डेट आ सकती है, एक्चुअल में होती है, बट हमारे सवालों में किसी भी सवाल में नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, इसमें हम अपने पास सन्ड्री एसेट्स को लिखेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स को किस पर लिखेंगे? एग्रीड वैल्यू। वो रूल वही है, एग्रीड वैल्यू जो ऊपर निकाली थी वही वाली एग्रीड वैल्यूज है। तो हम इसको सन्ड्री एसेट्स को लिखेंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज को भी लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? एट एग्रीड वैल्यूज। क्या डिबेंचर होल्डर्स को भी लिखेंगे एट एग्रीड वैल्यूज? द आंसर इज यस। टू बिजनेस परचेज कर देंगे। इसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
हम इस एंट्री में गुडविल को पहले ऊपर नहीं लिखते हैं, गुडविल अपने आप बैलेंसिंग फिगर निकलती है। यानी अगर गुडविल कहीं दे भी रखी हो तो हम लिखते नहीं है, अपने आप निकल आती है। आप लिख देंगे तो बाद में सेटअप करनी पड़ जाती है। ओके, हम डिवेंचर्स को अलग क्यों लिखते हैं? असल में डिवेंचर होल्डर वर्ड है, इसलिए मैं अलग लिखता हूं, हालांकि इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको दबाव डालने के लिए बोलता हूं कि इसमें वर्ड डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर होल्डर है। फिर मैंने आपसे कहा हम लिक्विडेटर को पे करते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट्स, इन्हें आप जो भी देते हैं, आप इन्हें कैश देते हैं, आप इन्हें इक्विटी शेयर देते हैं, आप उन्हें प्रेफरेंस शेयर देते हैं, आप इनका प्रीमियम देखते हैं। यहां पर आपको सावधानी से प्रीमियम को और कैपिटल को अलग करना पड़ता है कि आप जब शेयर इशू कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल अलग होनी चाहिए, प्रीमियम अलग होना चाहिए। तो हम अपने पास इसमें कैपिटल और प्रीमियम से एंट्री डालते हैं। ये हमारी तीन, कौन सी एंट्री है? हमारी तीन एंट्रियां हैं ये बस। इसके अलावा क्या कुछ और भी एंट्रियां होती हैं? हाँ, जैसे कि डिवेंचर्स को हमने टेक ओवर किया था तो इनको सेटल करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर को आप नए डिबेंचर्स इशू कर देते हो, उसका प्रीमियम भी हो सकता है, उसका डिस्काउंट भी हो सकता है। यहां आपको देखना पड़ता है प्रीमियम ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब आप नई कंपनी में होते हैं तो आप इस समय क्या देखते हैं? इस समय देखते हैं प्रीमियम इशू का या कितना था, या डिस्काउंट ऑन इशू कितना था। हम रिडम्पशन नहीं देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसके अलावा कई बार हम पुरानी कंपनी के खर्चे पे करते हैं। खर्चे पे करें या लायबिलिटी भी हो सकता है पुरानी पे करें। एक सवाल में वर्कमैन कॉम्पनसेशन था, हमने पुरानी कंपनी का वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे कर दिया था, तो उसके हमको क्या बोलते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये गुडविल और ये गुडविल फाइनली बैलेंस शीट में कंबाइन हो जाती है? द आंसर इज यस। क्या ये गुडविल, ये कैपिटल रिजर्व और ये गुडविल अगर दोनों होंगे तो क्या फाइनली सेटअप हो जाते हैं? द आंसर इज यस। ये वो खर्चे हैं जो नई कंपनी पे कर रही है, किसके? पुरानी कंपनी के लिए। इसके अलावा हमारे पास कई बार पुरानी कंपनी में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, जिनमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ये तीन इंस्टीट्यूट पूछता है। और इसके अलावा शिपिंग रिजर्व, माइनिंग रिजर्व, ये सब भी हो सकते हैं। नमन, गलत कह रहे हैं आप। तो इनके लिए आप जनरल एंट्री क्या डालते हैं? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। आमतौर पे इसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये इतने साल तक बनाए जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इतने साल तक बनाए जाने चाहिए तो ये एंट्री पक्का होगी। नहीं लिखा हो तो हम ये मान लेते हैं कि ये बनाना ही है, देयरफॉर ये एंट्री हम तब भी करते हैं। इस एंट्री से नई बैलेंस शीट में क्या होता है? एक रिजर्व क्रेडिट हो जाता है और एक रिजर्व डेबिट हो जाता है, यानी उससे कोई ज्यादा बैलेंस शीट में लंबा चौड़ी कैलकुलेशन से इफेक्ट नहीं आता है। फिर मैंने कहा कई बार हमारे सवाल में कॉन्ट्रा आइटम्स आ जाती हैं। वो कहता है ये डेटर और क्रेडिटर कॉमन है, या ये बीआर और बीपी कॉमन है, या ये लोन कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको कॉन्ट्रा कैंसिल करते हैं। कॉन्ट्रा कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या लोन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लोन एसेट्स। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रा कैंसिल होता है ये सिर्फ नई कंपनी की बैलेंस शीट में होगा। पुरानी कंपनी तो वैसे ही बंद हो रही है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और पीसी में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीसी के लिए ये नॉर्मल एसेट्स हैं। तो कॉन्ट्रा का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पर आता है? इस जगह पर आता है, और कहीं इसका इफेक्ट नहीं आता। यानी कॉन्ट्रा का कोई और यूज नहीं होता। क्या हमारे सवाल में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट हो सकती है? द आंसर इज यस। मैंने आपको अभी तक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यूपी, मेरा पॉइंट अभी तक क्या है? पेंडिंग है। मैंने कहा इसके बारे में हम बात कब करेंगे? इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। क्या हमारे सवाल के अंदर इसमें कोई फालतू के काम भी आ सकते हैं? जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करके दिखाओ, अंडरराइटिंग कमीशन को पे करके दिखाओ, फ्रेश इशू निकाल कर दिखाओ, लोन लेकर दिखाओ। क्या ऐसे कोई भी फालतू काम हो सकते हैं जिसकी आपको जनरल एंट्रीज डालनी पड़ सकती है सवाल में? द आंसर इज यस। वो सवाल वाला है, क्या पूछता है हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
यानी आपकी 3 एंट्रियां तो बेसिक हैं, ये तो हर बार आती हैं, ये कभी कभी आती हैं, और ये भी एंट्री आ सकती है, रेयरली आती है पर ये भी एंट्री आ सकती है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसमें एक बुक्स और भी होती हैं। किसकी बुक्स होती हैं? बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी होती हैं। ओल्ड कंपनी की बुक्स को आपको क्या करना पड़ता है? इसे क्लोज करना पड़ता है। तो इसके क्लोज करने के लिए कुछ स्टेप्स लगाते हैं। हम ट्रांसफर कर देते हैं सारे के सारे एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट था, बैंक और कैश इफ नॉट टेकन ओवर, अगर ये टेकन ओवर नहीं है तो आप इसे कहां ट्रांसफर कर देते हो? आप उसे कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। फिर मैंने कहा ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल, सभी रिजर्व्स, सभी लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ये सब कहां चले जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां चली जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में। क्या इन खातों को और भी बड़ा किया जा सकता है? यदि आप इंस्टीट्यूट के आंसर देखेंगे तो कई बार वो डिबेंचर अकाउंट बना देगा, कई बार कोई और अकाउंट बना देगा। वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, हमने एक ही मेथड कर रखा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम ये सारा सामान बेचते हैं, जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो नई कंपनी उसको क्या करती है? हम नई कंपनी को सेल कर देते हैं। तो एंट्री क्या होती है? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या हमारे एसेट्स को वैसे भी सेल करने के लिए क्वेश्चन कह सकता है? हाँ, वो कह सकता है बेचो, या कोई लायबिलिटीज को वो कह सकता है पे कर दो। द आंसर इज यस। तो लायबिलिटी को पे कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या खर्चे भी पे करने के लिए कह सकता है? द आंसर इज यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नई कंपनी इसके खर्चे या लायबिलिटी पे कर रही है तो यहां पर हम ना उसको पैसा लेने की एंट्री डालते हैं ना देने की एंट्री डालते हैं, हम नो एंट्री करते हैं। लेकिन क्या यहां पर भी पैसे ले करके फिर देने की एंट्री डाली जा सकती है? द आंसर इज यस। क्योंकि आमतौर पे सवाल ऑलरेडी लंबे चौड़े होते हैं तो हम इतना पार्ट इसमें श्रिंक करके लेते हैं ताकि इसके अंदर ज्यादा दिक्कत ना आए। फिर हम इसके बाद पीसी को रियलाइज करते हैं। तो जब पीसी को रियलाइज करते हैं तो जो भी हमें मिलता है, शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी जो हमें मिलते हैं या कैश जो हमें मिलता है, वो न्यू कंपनी से हम रियलाइज करवा लेते हैं। क्या उसको रियलाइज करा के डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है? हाँ, हम इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे देते हैं? जो भी उनका कैश आया था या जो भी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी आए थे, हम उनको उनका कैश भी दे देते हैं और पीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आखिरी में इसे क्लोज करना होता है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करते हैं और इसका डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इसका डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और इसका डिफरेंस हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। यदि आपके पास कैश बचा हुआ है तो कैश को भी क्लोज कर देते हैं और ये कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली लास्ट में आकर क्या हो जाता है? वो टैली हो जाता है, यानी उसमें और कोई चीज नहीं बचती है। मेरे पास अभी इसमें क्या क्या चीजें बची हुई हैं? एक तो ये बचा हुआ है, इसके अलावा हमारे एसेट्स के अंदर कई बार गुडविल होती है और गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग होती है और हमें इसे वैल्यू करने को क्वेश्चन में लिखा होता है। ये बात मैंने अभी आपको बतानी है कि गुडविल को निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं। वैसे आपने शायद सुना हुआ होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें ये सब मेथड्स आपके साथ अभी डिस्कस करने हैं कि ये कैसे होता है। मैंने आपके साथ अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की भी चर्चा करनी है। फिर इसके अलावा यदि कभी नेट एसेट मेथड में पीसी नेगेटिव आ जाए, अगर मान लो नेट एसेट मेथड में अभी तक कभी भी पीसी नेगेटिव आई है? नहीं आई है। अगर कभी पीसी नेगेटिव आ जाए तो आपको मजबूरन
फिर पेमेंट मेथड ही लगाना पड़ता है बाय व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू हैव। फिर ऐसे में हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं, क्योंकि नेट एसेट मेथड से अगर पीसी नेगेटिव आ गई तो आप नेगेटिव तो कर नहीं सकते, तो आपको उस केस में कुछ एजम्पशंस लगानी पड़ती हैं। इसकी भी चर्चा मेरे किसी सवाल में आएगी, वहां पर मैं आपके साथ इसके अंदर भी डिस्कशन करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या करते हैं। ये सारी बातें किसकी थी? ये सारी बातें थी इन द नेचर ऑफ परचेज। ये सारी बातें किसकी थी? इन द नेचर ऑफ परचेज। ऐसे ही हमारे पास एक और भी चीज होती है विच इज कॉल्ड मर्जर। हालांकि पीसी का कॉन्सेप्ट सेम होता है, ओल्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट सेम होता है। मर्जर नई कंपनी में ये जो एंट्रियां लिखी हुई हैं ये बदल जाती हैं। मर्जर में ये एंट्रियों में कुछ बदलाव आता है। ये पॉइंट भी मेरा अभी तक बचा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास इस पीसी को कैलकुलेट करने के लिए इन दो के अलावा कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हो सकती हैं। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सवाल कहता है ना ये वाला मेथड ना ये वाला मेथड, वो कोई अपना मेथड डिजाइन कर देता है कि आप ऐसे पीसी निकालो, तो आपको उसके मुताबिक भी पीसी निकालनी पड़ती है। ये भी मेरे पास अभी पेंडिंग चल रहा है। तो मुझे बताइए क्या क्या चीज पेंडिंग हो गई। मुझे आपके साथ स्पेशल सिचुएशंस भी डिस्कस करनी है, मेरे पास मर्जर का पॉइंट भी है, गुडविल भी मिसिंग हो तो क्या करते हैं, नेगेटिव पीसी आ जाए तो क्या करते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाए तो क्या करते हैं। एक सवाल या दो सवाल ऐसे भी आएंगे जहां इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन को मिक्स कर देगा। बोलेगा एक कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट होके बिक रही है, तो अगर एक कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट होके बिकती है तो उसके अंदर हम कैसे करते हैं, वो हमारी डिस्कशन आखिरी में होगी कि इंटरनल और अमेलगमेशन दोनों आ जाएं तो क्या करना होता है। दिस वॉज दी कंप्लीट टॉपिक। जो रह गई हैं चर्चाएं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जो चर्चाएं हो गई हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए नेकपाल, मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था, तो आप इसको कट कर लेंगे। तो इसका वीडियो जो है अभी इन्होंने कट नहीं किया, तो ये फिर शाम तक कट करके भेजेंगे। मैं इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं।